हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे रैपिड रिवीजन रूट का सबसे आखिरी टॉपिक है, रिटर्न्स। और आपके चैप्टर्स का सबसे आखिरी चैप्टर रिटर्न्स। यस, वैसे देखा जाए तो वेटेज कम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके से जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, उस लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं रिटर्न्स। चलिए स्टार्ट करते हैं द चैप्टर रिटर्न्स। जब मैं बात करता हूं रिटर्न्स इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स के नंबर जो है ना, वो मेरे सामने आ जाते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। यस, बात करते हैं सेक्शंस की। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है बस वही आपके सामने कोट किए हैं यहाँ पे। सेक्शन नंबर 37, 38, 39, 44 एंड 45। चलो एक एक सेक्शन को फटाफट रिवाइज करते हैं। यस, सेक्शन नंबर 37, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 सर, जीएसटीआर 1 में क्या होता है? जो भी आउटवर्ड सप्लाईज होती है ना, उसका पूरा डिटेल। यस, जो भी सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, हम आउटवर्ड बाहर जो सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, उसका पूरा डिटेल्स। यस, उसका पूरा डिटेल्स। और ये सभी रजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग सीटीपी आल्सो ये डिटेल्स पूरा देना होता है। सर, इसके ड्यू डेट क्या होते हैं? अगर आप नॉर्मल स्कीम को फॉलो करोगे तो 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ, यानी अगले महीने की 11 तारीख। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को फॉलो कर रहे हो, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को फॉलो कर रहे हो तो उस केस में 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 13 तारीख, ये आपका रहेगा ड्यू डेट। इस डेट के पहले पहले आपको इस रिटर्न को फाइल करना होता है। यस, चलिए आगे देखते हैं। एक्सेप्शन को बाद में डिस्कस करूंगा। जो एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं हमें जीएसटीआर 1 के लिए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आप सभी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे रिटर्न की तरफ। सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 बात करता है जीएसटीआर 2A और 2B की। जीएसटीआर 2A और 2B की। यहाँ पे जीएसटीआर 2B और 2A और 2B क्या कहते हैं? देखो, ये रिटर्न्स जो होते हैं ना, इसमें डिटेल्स होती है इनवर्ड सप्लाईज की। इसमें डिटेल्स होती है बेटा इनवर्ड सप्लाईज की। अब इनवर्ट सप्लाई यानी क्या? देखो, पहली बात तो ये रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। 2A और 2B फाइल नहीं होता है। 2A और 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होते हैं जीएसटीआर 1 के बेसिस पे। जो भी सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में डिटेल्स दिया है, उस बेसिस पे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है 2A और 2B। यस, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। 2A कहता है आपने क्या क्या इनवर्ट सप्लाईज लिए उस बारे में, और 2B कहता है उन इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर आपके पास आईटीसी का बैलेंस कितना अवेलेबल है। यस, तो 2B बताता है आईटीसी के बारे में, और 2A बताता है कितनी आपने इनवर्ट सप्लाईज ली उस बारे में। तो ये होते हैं ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। अगेन आगे बढ़ते हैं, जीएसटीआर 3B सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न। अब इसी रिटर्न के साथ में आप पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो। इसी रिटर्न के साथ में आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। यस, सेक्शन 39 कहता है जीएसटीआर 3B के बारे में, या आप पे सभी को ये रिटर्न फर्निश करना होता है इंक्लूडिंग सीटीपी। यस, ड्यू डेट क्या होता है? नॉर्मल मंथली स्कीम फॉलो कर रहे हो तो हर अगले महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B विद पेमेंट ऑफ टैक्स करना होता है। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को फॉलो कर रहे हो तो अगले महीने की 22 या 24 तारीख। आप दे सकते हो सर यहाँ पे दो ड्यू डेट्स क्यों है? ये ड्यू डेट्स का आप टेबल में देख सकते हो। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 22 तारीख एप्लीकेबल है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो 24 तारीख की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट आपको ड्यू डेट मिलेगी, आपको ड्यू डेट मिलेगी। सर, ये क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, आगे डिस्कस करने वाले हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ सेक्शन 44 जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 10 सेक्शन 45। पहले बात करते हैं जीएसटीआर 9। ये कहता है एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? अगले साल की, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न किसे नहीं भरना होता है? सीटीपी, एनआरटीपी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यस, यहाँ पे वापस रिपीट हो गया। पर्सन ऑथराइज टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52। टीडीएस और टीसीएस वालों को भी एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सीटीपी एनआरटीपी वालों को नहीं है, आईएसडी को भरने की जरूरत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 सर, ये क्या होता है? फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न, फुल और फाइनल हिसाब किताब। और ये रिटर्न भरा जाता है व्हेन योर रजिस्ट्रेशन इज बीइंग कैंसल्ड। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने जाता है ना, तो हमारे साथ में जो भी आपका हिसाब किताब है वो फाइनल रिटर्न में हमें सबमिट कर दो। यस सर, फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स लेटर ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। या तो आपको कैंसिलेशन हो चुका है या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ चुका है, इनमें से जो भी बाद में आएगी ना, उस तारीख से 3 महीने के अंदर आप फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 भर दो। यस,
इसमें एक नील रिटर्न का भी कंसेप्ट होता है। अगर आपका रिटर्न जीरो रिटर्न है, नील रिटर्न है, तो भी भरना होगा। यस, भरना होता है कंपलसरी। ये रिटर्न अगर नील रिटर्न है तो भी आपको भरना होता है। नील रिटर्न का एक बेनिफिट है, आप उसको एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो। यस, ये सारी बातें होगी बेटा जो भी इंपॉर्टेंट वाले रिटर्न है ना उनकी। अब देखो जीएसटीआर 1 और 3B किनको लागू नहीं होता। देखो, एक तो कंपोजिशन वाले को, एनआरटीपी को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, टीडीएस वालों को, टीसीएस वालों को, या ओआईडीआर वालों को, इनको लागू नहीं होता। लेकिन इनको लागू होते इनके रिस्पेक्टिव रिटर्न्स। यस, इनके खुद के रिस्पेक्टिव रिटर्न्स। बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन वालों की। कंपोजिशन वालों को क्या लागू होता है? जीएसटी सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4। सर जीएसटी सीएमपी 08 ये होता है इनका क्वार्टरली रिटर्न। यस, क्वार्टरली रिटर्न। इसमें आप क्वार्टरली डिटेल सबमिट करोगे और हर क्वार्टर एंड होते से अगले क्वार्टर का 18 तारीख, अगले क्वार्टर का 18 तारीख। अब ये क्वार्टरली जब वर्ड याद आया, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। जब आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करते हो ना, तो आपको क्वार्टर एंड होने के बाद का जो मंथ है ना उसकी 13 तारीख, और यहाँ पे क्वार्टर एंड होने का बाद का जो मंथ है ना उसका 22 या 24 तारीख। ये चीज ध्यान रखना, जब क्यूआरएमपी आप करोगे ना तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना उसकी ये ड्यू डेट्स होगी, मंथली नहीं होगी। मंथली करोगे तो हर महीने की 20 तारीख। यस, तो यही बात होती है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करना होता है हर क्वार्टर का एंड होने के बाद का 18th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये, और इसके अलावा एक और रिटर्न जाता है जीएसटीआर 4। ये साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक आपको फाइल करना होता है। पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक आपको फाइल करना होता है। सर ये इतना सारा क्या है? इतना सारा स्विचिंग है सर। जब आप रेगुलर में टैक्स पे करते थे, अब आपको कंपोजिशन में आना पड़ेगा, या आप कंपोजिशन में थे अब आप रेगुलर में शिफ्ट हो रहे हो। तो उस केस में क्या? तो उस केस में ये बताया गया है कि आपको अपना जो प्रीवियस स्कीम चल रहा था, चाहे रेगुलर चल रहा था या कंपोजिशन चल रहा था, उसका सारा रिटर्न्स फुल एंड फाइनली हमें सबमिट करके ही एग्जिट करना है। एग्जिट कब करोगे? जब आपका पूरा रिटर्न्स हमें मिल जाएगा। जैसे मैं कंपोजिशन से अगर रेगुलर की तरफ जा रहा हूं, तो कंपोजिशन की सारी रिटर्न्स को फाइल करके जाओ जो भी पेंडिंग है, फिर उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो कंपोजिशन से। ये सारी बातें। चलो बात करते हैं आगे एनआरटीपी। सर एनआरटीपी के केस में आता है जीएसटीआर 5। एनआरटीपी के केस में आता है जीएसटीआर 5। उसका ड्यू डेट क्या होता है? टू बी फर्निश विद इन 13 डेज, 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ, या तो जो मंथ कैलेंडर मंथ एंड हो गया उसका 13 डेज के अंदर अंदर, या विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड। आपके वैलिडिटी पीरियड की खत्म होने से लेके तो 7 दिन के अंदर। यस, इसमें से जो भी पहले आएगा वो, या तो कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद में 13 दिन आ जाएंगे, या तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद में तुरंत ही 7 दिन के अंदर, जो भी पहले आएगा वो। ना टीडीएस टीसीएस वालों का इसका पूरा डिटेल मैं आपको टीडीएस और टीडीएस चैप्टर टीसीएस चैप्टर में बता चुका हूं कि क्या क्या रिटर्न फाइल करने होते हैं, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो। यस, आगे ओआईडीआर इसके लिए कुछ दिया नहीं है। चलो जिसका हम नाम सुन रहे थे उस पे आखिर हम पहुंच गए। क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसका मीनिंग होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब ये स्कीम किसको मिलती है? देखो, ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए हमने स्कीम लाई है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस पे 5 करोड़ तक है। क्या बोला बेटा? 5 करोड़ तक है एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ 5 करोड़ तक। लिमिट भी कितनी कम है स्मॉल टैक्स पेयर की जब बात करें, 5 करोड़ तक। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर विद ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ तक है, तो आपको ये क्यूआरएमपी मिलेगा जीएसटीआर 1 और 3B के केस में। इस केस में आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस केस में आपको रिटर्न हम क्वार्टरली फाइल करने का मौका देखते हैं। सर इससे क्या होगा? कॉम्प्लायंस बर्डन कम हो गया। यस, अब जो मंथली के चक्कर में पड़ रहे थे क्वार्टरली के चक्कर में पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें बिजनेस पे ध्यान देने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया। यस, ये बात होगी। नाउ दिस इज क्यूआरएमपी स्कीम। लेकिन आपको टैक्स का पेमेंट तो मंथली करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाओ, टैक्स का पेमेंट तो आपको मंथली कंपलसरीली करना पड़ेगा। सर मान लो हम जब जीएसटीआर 1 भरते हैं ना, उसके बेसिस पे 2A और 2B जनरेट होता है, और जब 2B जनरेट होगा ना तो ही सामने वाले रिसिपिएंट को उसका क्रेडिट मिल पाएगा। सर अगर हम क्वार्टरली फाइल करेंगे, सामने वाला मंथली ऑप्शन सिलेक्ट कर बैठा है, तो उस केस में फिर उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा? इसी प्रॉब्लम का रास्ता ढूंढा और निकाला एक आईएफएफ स्कीम, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब इस फैसिलिटी में क्या होता है? भले ही आप रिटर्न क्वार्टरली भरो, लेकिन हर महीने आपके इनवॉइस को अपलोड कर दो, ताकि उस इनवॉइस के बेसिस पे हम 2A 2B जनरेट करें और सामने वाले रिसिपिएंट को भी उसका क्रेडिट मंथली मिलता जाए।
यस, भले ही आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईएफएफ मंथली करो। आईएफएफ मंथली करो, आपके इनवॉइस का डिटेल हमें मंथली देते जाओ क्यूआरएमपी के अंदर। और सर इसका ड्यू डेट है, बिल्कुल है। महीना खत्म हो गया, पहला महीना खत्म हो गया ना, तो 1 से लेके तो 13 तारीख तक आपको उस मंथ का आईएफएफ हमें फर्निश करना होगा। आईएफएफ फर्निश करना होगा। और आईएफएफ फर्निश सिर्फ होता है क्वार्टर के पहले 2 महीनों में, क्योंकि तीसरे महीने के बाद तो सीधा रिटर्न ही जाने वाला है। इसलिए क्वार्टर के जो पहले 2 महीने होते हैं ना, उसमें आपको आईएफएफ फर्निश करना होता है। ड्यू डेट सेम है, पहली तारीख से लेके तो 13 तारीख तक। यहाँ पे आपके सामने दिया है, फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टू द 13th डे ऑफ दैट सक्सीडिंग मंथ, ये लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूआरएमपी। सर रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, लेट फी दे दो। जब फाइल करोगे तब लेट फी दे दो। अगर और लेट भी अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो आगे पेनल्टी के प्रोविजंस तो अलग ही है। यस, तो लेट फी क्या होगी सर? या तो 100 रुपए पर डे, जब तक कि आप पे डिफॉल्ट फेलियर कंटिन्यू चलेगा, 100 रुपए पर डे। यस, और 5000 विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा वो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सर क्यूआरएमपी में हम कैलकुलेशन कैसे करें? हम कैलकुलेशन कैसे करें? देखो, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, आइदर फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड, आइदर फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। सर ये दोनों मेथड्स अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए पहले तो फिक्स सम मेथड देखो, या तो देखो, या तो पहला तरीका, पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। यस, पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स और द क्वार्टर। या तो ये आप हर मंथ में क्वार्टर का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फॉर फर्निश मंथली। अगर रिटर्न मंथली फर्निश हो रहा है तो उस केस में पिछले महीने में आपने जितना पेमेंट किया है ना, उतना ही पेमेंट समझ लो इस क्वार्टर का आपको करना है। इस हिसाब से आप पेमेंट कर दो, क्योंकि सर जब तक रिटर्न भरा नहीं जाएगा तब तक पूरी पेमेंट कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे? तो उस केस में ये कहते हैं कि पिछला पेमेंट अगर मंथली हो रहा होगा ना, तो उसी मंथ का अमाउंट आप इन क्वार्टर में पेमेंट कर दो। ऐसे अंदाज वो अमाउंट आप ले लो, उसको कहते हैं हम फिक्स्ड सम मेथड। या फिर अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो पिछले क्वार्टर का जो भी आपने पेमेंट किया है कैश में, उसका 35% ले लो। पिछले क्वार्टर का आपने जो भी पेमेंट किया है उसका 35% आप ले लो। यस, टोटल क्वार्टर के अमाउंट का 35% आप ले लो, उतना आपको इस मंथ में भरना पड़ेगा। यस, उतना अमाउंट आपको इस मंथ में भरना पड़ेगा। आपके सामने दिया है 35%। ये होता है फिक्स सम मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड बहुत इजी है। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद ही कैलकुलेट करो और खुद ही भर दो, जो भी होगा रिटर्न में देख लेंगे। यस, खुद ही कैलकुलेट करो, खुद ही भर दो, जो भी होगा रिटर्न में देख लेंगे। ये होता है फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड क्यूआरएमपी के स्कीम में। सर यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है? यस, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। सेल्फ असेसमेंट मेथड में इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या बोलता है? देखो, सेल्फ असेसमेंट मेथड में इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या बोलता है? यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड, इंटरेस्ट का प्रोविजन, इंटरेस्ट पेएबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ net of ITC which remains unpaid paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter। अगर आपका पेमेंट ड्यू करना बाकी है या आपने सेल्फ असेसमेंट में कुछ ना कुछ कम हो रहा था अमाउंट आपके रिटर्न भरते वक्त, तब आपने उसको फुलफिल नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। यस, रिमेनिंग अमाउंट। और फिक्स सम मेथड में, फिक्स सम मेथड में भी इंटरेस्ट लगेगा। यस, फिक्स सम मेथड में भी इंटरेस्ट लगेगा। अब कम पड़ रहा है तो पहले 2 महीने के जो भी पेमेंट्स का ड्यू है उस पर हम इंटरेस्ट लगा देंगे। रिटर्न तो आप थर्ड मंथ में भरने वाले हो, उस पर तो इंटरेस्ट क्या लगाना, लेकिन आपको बोला था पहले मंथ में इतना अमाउंट आ जाना चाहिए, सेकंड मंथ में इतना अमाउंट आ जाना चाहिए, आपने भरा नहीं, तो उसके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। यस, ये हो जाएगा इंटरेस्ट का प्रोविजन। ये दोनों मेथड्स को ध्यान में रखना, इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज में। नाउ जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, ये होते हैं जो जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, हर बिजनेसमैन को समय नहीं होता कि वो खुद ही जाके अपने रिटर्न्स फाइल करे, तो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि उस बिजनेसमैन का पूरा पूरा जीएसटी का कंप्लायंस हम देखेंगे। तो कौन देखेंगे, किसे वो कंप्लायंस करने के लिए दे? जो जीएसटीपी होता है वो, जो जीएसटीपी होता है। सर जीएसटीपी कौन बन सकता है? जीएसटीपी कौन बन सकता है? देखो, जीएसटीपी कौन बन सकता है? सबसे पहले हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, या तो वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, सीबीआईसी का। यस, जिसने कम से कम 2 साल तक के एज अ गैजेटेड ऑफिसर काम किया है, एक्सपीरियंस है वो।
या फिर दूसरा, जो प्रीवियस प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के अंदर एक सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था या से टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था, यस, कोई और एक्ट्स में वो ऑलरेडी ये काम कर चुका है 5 सालों तक, या फिर इनमें से दिए गए कोई भी पर्सन का क्वालिफिकेशन है। देखिएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर वो हो सकता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यस, या तो उसने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन कॉमर्स, लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैंकिंग वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह के अंदर, या एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट में उसने से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो, या किसी के पास में डिग्री है किसका, आईसीएआई का, आईसीएसआई का और आईसीएमएआई का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यस। सो ये प्रोफेशनल डिग्री जिसके पास है वो, यस, वो लोग कर सकते हैं, या बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जिसको बोले वो। सर क्या ड्यूटी रहेगी एक जीएसटीपी की, सारी ड्यूटी जो एक टैक्स पेयर उसको ऑथराइज करेगा, क्या उसका पूरा डिटेल फर्निश करना, आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करना, फाइनल रिटर्न फाइल करना, या फिर कोई रिफंड है उसका क्लेम प्रोसेस करना, यस, एप्लीकेशन करना ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्लाइंट, यस, कि मैं जीएसटी में एप्लीकेशन होना चाहिए करने वाला हूं, अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैरी आउट करना, कैंसिलेशन का प्रोसीजर कैरी आउट करना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डलवाने का काम, ये भी कर सकता है जीएसटीपी, यस, पूरा चालान जनरेट करने का काम कर सकता है, कंपोजिशन से विड्रॉल लेने का काम कर सकता है, ई वे बिल में इंफॉर्मेशन भी फर्निश कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। सो ये सारी ड्यूटीज जो आपके सामने दिख रही है, ये पूरी ड्यूटीज वो फुलफिल कर सकता है ऑन द ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए सर, क्या जीएसटीपी ऐसे ही बन जाएंगे? इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम देनी होगी, कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करना होगा कि मैं जीएसटीपी बनने वाला हूं, और जीएसटीपी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यस, जीएसटी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट आपको मिलता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और वो जब ही मिलेगा जब आप प्रॉपर एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाओ, यस, प्रॉपर एग्जामिनेशन को जब आप क्लियर कर जाओगे तो ही आपको यहाँ पे जीएसटीपी सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपको जीएसटीपी सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आप एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स थी रिवीजन की फॉर दैट रिटर्न चैप्टर। तो हमने यहाँ पे रिटर्न चैप्टर का रिवीजन फटाफट क्विकली कंप्लीट कर दिया है, यस, होप सो ये पूरा रैपिड रिवीजन रूट में आपको इस सफर में काफी मजा आया होगा, यस, बिल्कुल। सो देखिए बेटा, अभी आगे और भी वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये सफर यहाँ खत्म हो जाएगा, आगे और भी रेगुलर बैचेस के भी वीडियोस आने वाले हैं, और भी पेपर डिस्कशन के वीडियोस आने वाले हैं आपके अटेम्प्ट के पहले, यस, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन पे हमें कैसे ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इन सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको टाइम टू टाइम इन वीडियोस के लिए नोटिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा आपको अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, आपके लिए लाया हूं आखिरी अनाउंसमेंट इस आखिरी चैप्टर में। ये हमारी जीएसटी की और डीटी की यानी टैक्सेशन की रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 21 ऑफ सितंबर से, और फाउंडेशन के ऑल सब्जेक्ट्स की बैचेस होने जा रही है स्टार्ट 25 ऑफ सितंबर से, और वो भी बहुत शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप इन शॉकिंग प्राइस को जानना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको बैच का पूरा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।